नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की आज आफत बढ़ेगी या फिर उनको राहत मिलती है, क्योंकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस से लगातार पूछताछ हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, आज जैकलीन फर्नांडिस को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर और इस दौरान सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगी जैकलीन फर्नांडिस, क्योंकि पिछली बार उनको जमानत तो मिल गई थी सुनवाई के दौरान, लेकिन पेशी से छूट नहीं मिली थी। आज क्या राहत मिलेगी जैकलीन को या फिर बढ़ेगी आफत, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट में आज जैकलीन फर्नांडिस को राहत मिलती है या फिर उनकी आफत बढ़ती है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस, जिसमें फिर से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को अदालत का बुलावा आ गया है। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन की नियमित जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आज कोर्ट इस बात का फैसला ले सकता है कि इस मामले में जैकलीन को पेशी से छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैकलीन को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, हीरोइन को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत। सुकेश का पंगा, जैकलीन पर शिकंजा। क्या जैकलीन फर्नांडिस को दिवाली पर कोर्ट से जमानत का तोहफा मिलेगा? यह सवाल इसीलिए क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी जैकलीन की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। बचने की तमाम कोशिशों के बावजूद अभिनेत्री अदालत और एजेंसियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। अब फिर से जैकलीन फर्नांडिस को कोर्ट का बुलावा आया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन की पेशी होने वाली है। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। नियमित जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन को मौजूद रहना होगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन पेशी से छूट नहीं मिली थी। ऐसे में अब जैकलीन के वकील की ओर से दायर जमानत की अर्जी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली के मामले में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने 17 अगस्त को एक चार्जशीट दाखिल कर जैकलीन को आरोपी भी बनाया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें समन भेजा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन से 15 घंटे तक पूछताछ की थी। सिर्फ जैकलीन से ही नहीं, उनके ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से भी 21 सितंबर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान लिपाक्षी ने अपने बयान में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कई अहम खुलासे किए थे। अभिनेत्री को इस मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस ने तलब किया था। इस दौरान जैकलीन फर्नांडिस से उनकी बैंक की डिटेल्स मांगी गई थी। उसके अलावा भी अफसरों ने सुकेश से मिले महंगे गिफ्ट पर उनसे तीखे सवाल किए थे। आरोप है कि सुकेश ने जैकलीन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इन पैसों से लिपाक्षी ने जैकलीन की पसंद के डिजाइनर कपड़े, कार और गिफ्ट को उनके पास पहुंचाया था। ईओडब्ल्यू ने जब जैकलीन से पूछताछ की थी, तब भी उनसे सुकेश से मिले तोहफे, डिजाइनर कपड़े और कार को लेकर सवाल किए गए थे। इससे पहले पिंकी ईरानी के साथ फर्नांडिस से 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक एजेंसी ने सवाल जवाब किए थे। दावा किया जाता है कि पिंकी ईरानी ने ही जैकलीन और सुकेश को मिलवाया था। आरोप के मुताबिक सुकेश ने तिहाड़ जेल में सजा काटते हुए एक कारोबारी की पत्नी से जबरन वसूली की थी। ईडी के मुताबिक सुकेश के 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में जैकलीन एक अहम गवाह है। आरोप है कि जैकलीन जिस वक्त सुकेश को डेट कर रही थी, तभी सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए। इनमें ज्वेलरी, क्रॉकरी, 4 पर्शियन बिल्लियां और एक घोड़ा शामिल है। एक पर्शियन बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए के करीब है, तो वहीं घोड़े की कीमत 52 लाख रुपए बताई गई है। सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल की सलाखों में हैं और अब एजेंसियों के रडार पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई किरदार हैं। उनमें जैकलीन एक अहम कड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन को राहत मिलेगी या फिर उनकी आफत बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आज बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ा तोहफा धनतेरस के दिन बेरोजगार लोगों को देने वाले हैं। दरअसल जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे, आज उनके लिए रोजगार मेले को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो ये पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा, रोजगार मेला लॉन्च करेंगे। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा इससे रोजगार। और आइए इसी पर ये 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज धनतेरस के दिन पीएम मोदी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले को लॉन्च करेंगे। इसके पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। पीएम मोदी एक ऑनलाइन कार्यक्रम में 75,000 युवाओं से बातचीत कर उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। ये नियुक्तियां अलग अलग सरकारी मंत्रालय और विभागों में होगी। आपको बता दें, जिन 75,000 लोगों की नियुक्ति हुई है वो सरकार के 38 मंत्रालय और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे। ये नियुक्त किए गए लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लेवल पर शामिल होंगे। इन युवाओं की नियुक्ति सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस जैसे पदों पर की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में अपने खाली पदों को भरने का काम करेंगे। इस रोजगार मेले के तहत भर्तियां मिशन मोड में की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के हाथ से सत्ता तो चली ही गई थी, अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से उनकी सदस्यता भी चली गई है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है, जिसके बाद से इमरान समर्थक पाकिस्तान में हंगामा कर रहे हैं। इमरान के साथ ये सब क्यों हुआ, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाक के नियाजी का गेम ओवर। इमरान पर चुनाव आयोग का हथौड़ा। नियाजी पर हंटर, पाक में गदर। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान की सत्ता पर जो एक बार काबिज हुआ उसे या तो जेल जाना पड़ा या फिर पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही अब होने वाला है। शुरुआत पाकिस्तान की चुनाव आयोग ने कर दी है। पाक चुनाव आयोग ने इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया है। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर कार्रवाई करते हुए 5 साल के लिए अयोग्य कर दिया है। इसके तहत इमरान की संसदीय सदस्यता से छुट्टी होने के साथ ही चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अब हम आपको बताते हैं इमरान खान के खिलाफ पाक चुनाव आयोग की कार्रवाई की इनसाइड स्टोरी क्या है। मामला इमरान खान के पीएम रहते उन्हें दूसरे देशों के नेताओं से मिले तोहफों का है। आरोप है कि इमरान ने खुद को मिले महंगे तोहफों की सही जानकारी तोशाखाना को नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने बिना जानकारी 4 तोहफों को बेच भी दिया, जिसमें ग्राफ कंपनी की रिस्ट वॉच, एक जोड़ी कफलिंग, एक महंगी कलम, एक अंगूठी और 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल हैं। मामला उजागर होने के बाद इमरान की भारी फजीहत हुई थी। नियम के मुताबिक सरकार से जुड़े किसी भी नेता या प्रतिनिधि को पद पर रहते हुए मिलने वाले तोहफों की जानकारी कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाले तोशाखाना को नियमित रूप से देनी होती है। मगर इमरान खान ने सत्ता में रहते ऐसा नहीं किया, जिसके तहत चुनाव आयोग ने इमरान पर अनुच्छेद 63(1)(p) के तहत झूठे बयान और गलत जानकारी देने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की। वहीं इमरान खान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इमरान ने पीएम पद का इस्तेमाल भ्रष्ट तरीकों से निजी फायदे के लिए किया। इमरान को भीड़ उकसाने और कानून को चुनौती देने के बजाय अपराध स्वीकार करना चाहिए। तो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग ने इमरान को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें, इमरान को कुर्सी से हटाने के ठीक बाद शहबाज सरकार ने पाक नेशनल असेंबली के स्पीकर से तोहफों की जानकारी छिपाने की शिकायत की, जिसे स्पीकर ने पाक चुनाव आयोग को भेज दिया। आज चुनाव आयोग ने इमरान पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य करार दिया। पाक चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक तरफ पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, तो वहीं पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगी। पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है और अपने अधिकारों के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। चुनाव आयोग के फैसले से साफ है कि इमरान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इमरान अब न सिर्फ 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बल्कि दोषी ठहराए जाने के बाद अब उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो इमरान खुद को आखिरी बॉल तक खेलने वाला खिलाड़ी कहते हैं,
वो अब आगे क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ा आरोप उन पर है कि उन्होंने जो महंगे तोहफे उनको विदेशों से मिले थे उनको छुपाया था। ये देखिए, इमरान अयोग्य घोषित करार दिए गए, नेशनल असेंबली से चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई, तो वहीं गिफ्ट बेचने पर पूरी तरीके से फंस गए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गोलीबारी की जा रही है क्योंकि समर्थक इमरान खान के सड़कों पर उतर आए हैं। समर्थकों का विद्रोह और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह कि इमरान खान क्या गिरफ्तार होंगे, क्योंकि एक तरफ चुनाव लड़ने पर उनके रोक लगा दी गई है, नेशनल असेंबली की सदस्यता चली गई है, तो वहीं अब उनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। और इसी से भड़के हुए हैं इमरान खान के जो समर्थक, सड़कों पर उतर आए हैं, इलेक्शन कमीशन के बाहर चले गए हैं, वहां पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है और साथ ही समर्थकों की तरफ से विद्रोह किया जा रहा है। अब सवाल यही है कि कितनी मुश्किलें इमरान खान की बढ़ेगी। आइए दिखाते हैं इसी पर आपको एक और रिपोर्ट। सियासी पिच पर इमरान क्लीन बोल्ड। इमरान पर एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। पहले सत्ता, अब सदस्यता पर चोट। फायरिंग की आवाजें हैं, हो हंगामा है, और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की हैं। इमरान खान को अयोग्य करार देने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई। फिर पीटीआई कार्यकर्ताओं का हंगामा शुरू हुआ और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया। मतलब इमरान खान अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं रहेंगे और 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इमरान खान पर गलत जानकारी देने का आरोप है। शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान से सत्ता भले ही छीन ली, लेकिन दोनों के बीच नूरा कुश्ती जारी है। पहले इमरान ने सत्ता गंवाई और अब नेशनल असेंबली सदस्यता हाथ से निकल गई। सत्ता जाने से इमरान खान बेचैन थे, बार बार शहबाज सरकार को अल्टीमेटम देते रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये मेरे अल्फाज आप तक पहुंचेंगे, मुझे एक नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाजे हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का। कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ की गुगली से रिवर्स किंग इमरान क्लीन बोल्ड हो गए। इमरान खान को पहले सत्ता से बाहर किया और अब नेशनल असेंबली से हाथ गंवाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर पर पहुंचे, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और साथ ही बद्री विशाल के भी दर्शन किए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित माणा गांव पहुंचे, जो देश का आखिरी गांव है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे देश का पहला गांव बताया, वहां के लोगों से बातचीत की। चीन से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव आखिर क्यों खास है, क्या है इसके पौराणिक रहस्य, आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भारत और चीन की सीमा पर बसे जिस माणा गांव को पीएम मोदी ने देश का पहला गांव बताया, वो गांव कई पौराणिक रहस्यों से भरा है।
देश के सबसे आखिरी छोर पर बसा ये गांव आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। देश की आंख, नाक, कान माने जाने वाले सरहदी इलाके के इस गांव को विकसित करने, यहां से पलायन रोकने और सैलानियों को सीमा के अंतिम छोर के गांव की सैर कराने के लिए मोदी सरकार ने इसे वाइब्रेंट विलेज के तहत आबाद करने का फैसला लिया है। हमारे साथ माणा गांव में रहने वाली भवानी देवी जी मौजूद हैं। हम इनसे समझते हैं कि ये वाइब्रेंट विलेज को कितना समझती हैं और यहाँ पर अगर सड़क तक निर्माण जो पहुँच रहा है, जो विकास कार्य हो रहे हैं, उससे कितना असर होगा। भवानी देवी जी बताइए कि पीएम मोदी का जो सपना है उसको आप क्या सोचते हो उसको लेकर? हम सोचते हैं कि जो आया वो अच्छा किया, जो बेटा ना बोला वो भी हमको अच्छा लगा। कि ऐसा है कि जब हम बेरोजगारी लोग हैं, हमको भी थोड़ा रोजगार देना पड़ेगा उसको। हमने तो सोचा कि हमारे बेटा लोग आ गया तो हमको बहुत अच्छा लगा। भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस गांव को एक बार फिर आबाद करेंगे। गांव वासियों को ऐसी सभी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी कि उन्हें फिर से गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर न होना पड़े। पीएम मोदी के इस फैसले से गांव के लोगों को उम्मीद जगी है कि माणा भी विकास की रेस में शामिल होगा। वाइब्रेंट विलेज मीन्स जीवंत गांव। किसी तरह से जो बॉर्डर के गांव खाली हो रहे हैं उसको जीवंत करना है। जीवंत करने के साथ ऐसा है कि यहाँ के लोगों को प्रमोट करना है टूरिज्म से। कैसे लोग अपने घर में आएंगे, कैसे होम स्टे चलेगा, कैसे गांव को आबाद करेंगे, कैसा सेना और आदमी सिविलियन के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बनाया गया, जिसमें सरकार द्वारा मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएगी और जो भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम होंगे वो इससे जोड़ा जाएगा। इस गांव में पीएम मोदी के आने और सीमा पर बसे गांव को विकसित करने के ऐलान से माणा के लोग खुश हैं। गांव के दुकानदारों को आस है कि अब गांव में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए वो पीएम का आभार भी जता रहे हैं। बॉर्डर के जो गांव हैं वहां पर फिर से लोग आकर बसें, या फिर ये कहा जाए कि वहां पर और ज़्यादा सुविधाएं हों, क्योंकि आंख, नाक, कान कहे जाते हैं। आप लोग, आपसे मतलब जो बॉर्डर्स वाले गांव हैं वहां के रहने वाले लोग हैं, कितना ज़रूरी है ये? काफ़ी ज़रूरत है। ये देश के अंतिम गांव है ये। तो हमें आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातों पे काफ़ी गर्व महसूस हुआ।